सुप्रीम कोर्ट में आज सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई और गैर मामूली ड्रामाई सूरत हाल दिखाई दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तवील अरसे के बाद किसी भी केस के बेंच में शमूलियत के बाद आज की समाअत अहम हो गई थी और ये तवक्को की जा रही थी कि आज की समाअत में गैर मामूली सूरत हाल देखने में आएगी, और ऐसा ही हुआ, बल्कि तवक्कात से भी ज़्यादा ड्रामाई सूरत हाल हो गई। समाअत शुरू हुई तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुला लिया और तवील गुफ्तगू करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुस्तरद तो किया जा सकता है मगर मुअत्तिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कल को एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद हो गई और कानून नाफिज हो गया तो इस दौरान आने वाले फैसलों का क्या होगा। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद बनने वाले बेंचेस को बेंच ही नहीं समझते। साथ ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गुज़िश्ता 2.5 माह से बेंचेस का हिस्सा ना बनने और सिर्फ चैम्बर वर्क करने की दीगर वजूहात भी बताई। अहम बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के मौक़िफ़ की सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी तायद कर दी। दोनों सीनियर जजेस के एतराज़ के बाद दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसान और उनके वकील लतीफ़ खोसा खुद रोस्ट्रम पर आ गए और दोनों जजेस से यह दरख्वास्त सुनने की दरख्वास्त कर दी, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनकी बात नहीं मानी और बेंच से उठकर चले गए। जिसके बाद पहले जस्टिस एजाजुल अहसन ने उन्हें बिठाने की कोशिश की, फिर चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को रोकने की कोशिश की, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं रुके और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद पूरा बेंच ही उठ गया और फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद 7 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। और अब कल सुबह 9:30 बजे दोबारा सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत होगी। आज जब 9 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए, मैंने कुछ कहना है। अदालत को इख्तियार समाअत आइन का आर्टिकल 175(2) देता है। ताज्जुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉज लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तिना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी कर दी। जज का हल्फ कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून है जिसके खिलाफ इस अदालत का जो बेंच समाअत कर रहा है, मैं उस बेंच का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए कुछ नहीं कहूंगा। जिसे काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि इससे पहले एक अज़ खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। इसके बाद ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ। 31 मार्च को रजिस्ट्रार इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी कर दिया। इशरत अली साहब ने 31 मार्च के सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज कर दें। यह वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक कर दी और मेरा फैसला ही वापस ले लिया। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। इस 6 रुकनी बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। मैंने 6 रुकनी बेंच पर नोट तहरीर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने 16 मई को पूछा कि क्या मैं चैम्बर वर्क करना चाहता हूं या नहीं। मैं बताता हूं कि मैंने चैम्बर वर्क को तरजीह क्यों दी। बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक पार्लियामेंट ने कानून बनाया। किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि हल्फ की पासदारी करूं या अदालती हुक्म पर बेंच में बैठूं। मेरी दानिस्त में कानून को मुस्तरद किया जा सकता है, मुअत्तिल नहीं किया जा सकता। मुझसे जब चैम्बर वर्क के बारे में दरियाफ्त किया गया तो मैंने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट लिखा। अब तो नोट भी वेबसाइट से हटाए जाते हैं, इसलिए अपना जवाब यहीं पर पढ़ रहा हूं। मैंने चीफ जस्टिस को जो नोट लिखा था वो अपने तमाम कुलीग्स को भी भेजा था। मैंने नोट में लिखा था कि मेरे साथियों ने कानून मुअत्तिल करके मुझे अजीब कशमकश में डाल दिया है। वफाकी हुकूमत ने मेरी सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। इंक्वायरी कमीशन को भी 19 मई को 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। मैंने इंक्वायरी कमीशन में नोटिस होने पर जवाब भी जमा कराया। जैसे काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि मुझे जो दरख्वास्त रात गए मौसूल हुई उसमें चेयरमैन PTI की भी दरख्वास्त थी। आज कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरख्वास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। मैं इस बेंच को बेंच ही नहीं मानता। मेरा मौक़िफ़ यह है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला ना किया जाए तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। मैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस कशमकश में थे कि केस सुनने से माजरत करें या ना करें। सबसे माजरत चाहता हूं, मैं बेंच से उठ रहा हूं, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा हूं। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला ना हो मैं इस बेंच को नहीं मानता। इस मौके पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मैं भी जस्टिस काजी फाइज ईसा से इत्तफाक करता हूं। इस वक्त हम 9 जजेस हैं और अगर हम इस केस का फैसला कर देते हैं तो कल को अपील पर फैसला कौन करेगा। जब तक इन खवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। इस पर दरख्वास्त गुजार एतजाज़ हसन के वकील लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 25 करोड़ अवाम का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। फिर एतजाज़ हसन ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुखातिब करते हुए कहा कि ये केस सुन लीजिए, मेरी इस्तदा है काजी साहिब से।
आप मेरे छोटे भाई हैं। अगर मैं आपके मौक़िफ़ से इत्तफाक भी करूं तो भी कहूंगा कि आप इस बेंच में बैठ जाएं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जवाब दिया कि मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, आप बड़े कानूनदान और सीनियर हैं। क्या आप कहते हैं कि मैं इस बार अपना हल्फ तोड़ दूं? तो एतजाज़ हसन ने उनसे कहा कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन ये घर के मानिंद है। तो जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा बोले कि एतजाज़ साहब, ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है, मैं आइन और कानून के साए में बैठकर फैसले करता हूँ। तो एतजाज़ हसन ने फिर कहा कि आप सब मिल बैठकर फैसले कर लें, आपके घर पर बाहर से हमला हो रहा है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एतजाज़ साहब, ऐसा ना करें, अदालत के डेकोरम का ख्याल करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि तरामीम कर रहे हैं, हमारे लिए तमाम फाजिल जज साहिबान की इज्जत और एहतराम है। हमने जो किया वो आइन के मुताबिक किया। चाहते हैं कि फैसले हक और इंसाफ के मुताबिक हों, चाहते हैं कि फैसले मखलूक खुदा की खातिर हों। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि 2 मुअज़्ज़िज़ सीनियर जजेस ने एतराज़ किया है। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों से कहा कि इस अदालत की रिवायत के मुताबिक 2 सीनियर जजेस के एतराज़ के बाद तकरार न करें, आपके केस का कोई और हल निकालते हैं। हमने भी ये बेंच आइन के तहत अपने हल्फ के मुताबिक बनाया है। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खड़े हो गए तो वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजारों ने अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर दरख्वास्त जमा कराई है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसका भी कुछ करते हैं, और फिर तमाम जजेस उठकर चले गए। और यूं फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत का पहला हिस्सा खत्म हो गया और 9 रुकनी बेंच भी टूट गया। और अब जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक अपने जिस ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड यह है कि रवां साल 29 मार्च को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असेंबली से मंजूर हुआ था, उसी दिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का 2-1 की अक्सरियत से एक अहम हुक्मनामा सामने आया था, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस के सूमोटो लेने के अख्तियार और बेंचेस की तश्कील के अख्तियार पर सवालात उठाए थे और रूल्स बनाने की बात की थी। और कहा था कि जब तक सूमोटो के तरीक़ाकार से मुतालिक रूल्स नहीं बन जाते उस वक्त तक आर्टिकल 184(3) के तहत होने वाले तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी जाए। मगर इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया, जिसमें इस फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस को मुस्तरद कर दिया गया और वाज़ेह किया गया कि यह फैसला कानूनी तौर पर बाइंडिंग नहीं है। सिर्फ यही नहीं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिस 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे और जिस केस की समाअत के दौरान सूमोटो से मुतालिक ऑर्डर जारी किया गया था, चीफ जस्टिस ने वो बेंच ही तब्दील कर दिया और जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया, जिसने चंद मिनट की समाअत में पूरा केस ही खत्म कर दिया। फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक 3 रुकनी बेंच के फैसले में यह करार दिया गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सूमोटो से मुतालिक जो ऑर्डर जारी किया था इसका कोई कानूनी असर ही नहीं है। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सर्कुलर पर सवालात उठाते हुए एक नोट लिखा और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हटाने की बात की। फिर हुकूमत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात को वापस ले लिया, मगर इसके बावजूद चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को उनके ओहदे पर बरकरार रखा। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 6 रुकनी बेंच के फैसले पर नोट लिखा जो अदालती वेबसाइट से हटा दिया गया, जबकि इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी कानून बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुअत्तल कर दिया। मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उसके बाद से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने और चैम्बर वर्क करते रहे। इसके अलावा आज अदालत में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि हम तरामीम कर रहे हैं, हमने जो किया आइन के मुताबिक किया। यानी जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा और जैसे सरदार तारिक मसूद के एतराज़ का जवाब चीफ जस्टिस ने यह दिया कि चूँकि अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया था कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरामीम कर रही है, इसलिए अदालत ने इस पर फैसला नहीं दिया और हुक्म इम्तना दिया हुआ है। लेकिन देखते हैं कि इस पर हक़ाइक़ क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूरी के बाद 11 अप्रैल को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को दोबारा भिजवा दिया गया था। ताहम सदर मुमलिकत ने दूसरी बार भी बिल पर दस्तखत किए बगैर उसे वापस भिजवा दिया, जिसके बाद 13 अप्रैल को चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस कानून पर पेश की हुक्म इम्तना जारी करते हुए ताहुक्म सानी किसी भी अंदाज और तरीके से इस पर अमल दरामद रोक दिया था और हुक्मनामे में लिख दिया था कि सदर मुमलिकत एक्ट पर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में यह कानून ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल नहीं होगा। 13 अप्रैल से आज तक इस एक्ट पर हुक्म इम्तना बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का मौक़िफ़ है कि किसी कानून को अदालत मुस्तरद या मंजूर तो कर सकती है, लेकिन उस पर हुक्म इम्तना नहीं दे सकती है। इस दौरान ये भी हुआ कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हुए 10 दिन बाद 21 अप्रैल को कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि यह बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद
8 रुकनी बेंच ने 2 मई को केस की समाअत की और फिर हुक्म इम्तना बरकरार रखा और हुकूमत की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी और अटॉर्नी जनरल को बिल से मुतालिक कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड देने की भी हिदायत कर दी थी। फिर 8 मई को दोबारा इस केस की समाअत हुई और फुल कोर्ट बनाने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस आयशा मलिक ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए थे कि क्या हुकूमत चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आ जाए। इसके बाद 1 जून को समाअत हुई, मगर इससे पहले एक और पेशरफ्त हो गई थी। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत हुई तो इंकिशाफ हुआ कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी से एक नया कानून नाफिजुल अमल हो चुका है, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है। अदालत में अटॉर्नी जनरल के इस इंकिशाफ के बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुलतवी कर दी और उस वक्त चीफ जस्टिस ने इस कानून की तारीफ की। फिर 1 जून को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत के लिए 8 रुकनी बेंच बैठा तो इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट में कुछ शिकें एक जैसी हैं। दोनों कवानीन को बाहिमी तजाद से बचाने के लिए दोबारा जायजा लिया जाएगा। लेकिन इस पर भी चीफ जस्टिस मर्दा बंदियाल ने रिमार्क दिए थे कि दोनों कवानीन में हम आहंगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का कह सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को मामला भेजने से लगेगा कि इस पर फैसला कर दिया है। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत ले लें, तब तक किसी और को सुन लेते हैं। यानी 13 अप्रैल को अदालत ने पहली समाअत की और अटॉर्नी जनरल ने दूसरा कानून आ जाने के बाद 1 जून को नजरसानी का इंदिया दिया और उस पर भी चीफ जस्टिस ने बिल पार्लियामेंट को वापस भेजने से इनकार किया और 1 जून की समाअत में भी एक बार फिर हुक्म इम्तिना में तौसी दे दी। और हम बात यह है कि पहले सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को खुद चीफ जस्टिस ने अच्छा कानून करार दिया, मगर फिर 7 जून को पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस के साथ उसके खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी और उसमें भी एक नई नज़ीर कायम कर दी गई। जब तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर को केस में फरीक ना होने के बावजूद सबसे पहले सुना गया, अटॉर्नी जनरल के एतराज़ के बावजूद सुना गया और फिर उसी केस में इलेक्शन कमीशन के दलाइल इसी बुनियाद पर नहीं सुने गए कि वो फरीक नहीं था। और फिर 13 जून को एक बार फिर पंजाब में इंतखाबात और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट की एक साथ समाअत हुई और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट पर हुक्म इम्तिना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि केस सुने बगैर मफरूजात की बुनियाद पर कैसे हुक्म इम्तिना दे दें। ये रिमार्क चीफ जस्टिस मर्ता बंदियाल ने उस वक्त दिए जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तिना खुद उन्हीं की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने दे रखा था और आज तक बरकरार रखा हुआ है। और ये हुक्म इम्तिना पहले ही समाअत में कानून बनने से पहले और केस सुने बगैर दे दिया गया था। और फिर 19 जून को दूसरे कानून यानी रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट पर तीसरी और आखिरी समाअत हुई और फैसला भी महफूज कर लिया गया और एक दिन के लिए भी हुक्म इम्तिना नहीं दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर 13 अप्रैल से आज तक हुक्म इम्तिना बरकरार है। यानी जो कानून पार्लियामेंट ने बाद में पास किया उस पर तकरीबन 2.25 महीने से हुक्म इम्तिना बरकरार है और जो कानून पहले पास किया उस पर हुक्म इम्तिना बरकरार है, जो कानून बाद में आया उस पर फैसला भी महफूज हो गया है। मगर आज जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्म इम्तिना पर सवाल उठाया तो चीफ जस्टिस ने 1 जून की समाअत का हवाला दे दिया। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच से उठने के बाद अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी और फिर चीफ जस्टिस ने आज ही केस की दोबारा समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच को 7 रुकनी बेंच में तब्दील कर दिया, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल नहीं थे। फिर तकरीबन 1:45 बजे के करीब 7 रुकनी बेंच ने समाअत दोबारा शुरू कर दी। समाअत के आगाज़ में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए थे कि मैं एक दरख्वास्त गुजार जवाद ख्वाजा का रिश्तेदार हूँ, किसी को मेरी बेंच में शमूलियत पर एतराज़ है तो अभी बता दें। इस पर एतजाज़ एहसन ने कहा कि किसी को आपकी बेंच में शमूलियत पर कोई एतराज़ नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने भी जवाब दिया कि आपके बेंच का हिस्सा होने पर कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल शुरू किए तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है, तो लतीफ़ खोसा बोले कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। कौमी सलामती इजलास के एलामिया में कहा गया कि 9 मई के वाक़यात के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। इस मौके पर लतीफ़ खोसा ने फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास का एलामिया भी पढ़कर सुनाया और फिर कहा कि सिविलियंस का ट्रायल या तो कोई कर्नल करेगा या ब्रिगेडियर करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से दरख्वास्त करके सिविलियंस के केसेस को फौजी अदालतों में मुंतकिल करने का कहा गया है। जिसने भी तंसीबात पर हमला किया उनसे मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। जिसने जो जुर्म किया है उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। इस मौके पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने रिमार्क दिए कि जो तमाम मुकदमात बनाए गए हैं उन्हें सुनने का इख्तियार तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को पहले ही हासिल है। तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि हमारा यही तो मौक़िफ़ है कि केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलें, फौजी अदालतों में ना चलें। 9 मई के वाक़यात की आड़ में 9-10 हज़ार अफराद को गिरफ्तार किया गया है।
जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जिस कानून के तहत फौजी अदालतों में ट्रायल होना है, क्या उस कानून को किसी ने चैलेंज किया है? आप उमूमी बातें बता रहे हैं, कोई कानून या ठोस बात बताएं कि किस बुनियाद पर सजाएं हो रही हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक कानून चैलेंज हो सकता है, तो लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ मुकदमा कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट को तो लोग मान ही नहीं रहे। जैसे आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप हमें आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स के रूल्स बताएं, हमारे पास इससे मुताल्लिक कोई किताब नहीं है। जैसे मंसूर अली शान ने इस्तफसार किया कि सिविलियंस के केसेस फौजी अदालतों में मुंतकिल कराने के लिए दी गई दरख्वास्त दिखा दें। मजिस्ट्रेट या अदालत को दरख्वास्त दी जाती है कि इन अफराद को हम आर्मी एक्ट के ट्रायल में ले जाना चाहते हैं। अदालत ने किसी बुनियाद पर तो मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाज़त दी होगी। जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत यह भी कह सकती है कि हम इन अफराद को फौजी अदालतों के हवाले नहीं कर सकते। इस पर लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तो कोई पेश ही नहीं हुआ, यही तो कह रहा हूँ। जैसे आयशा मलिक ने मजीद रिमार्क्स दिए कि ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 549 में तो है कि मुतालिका अफराद को उनके डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए। इस पर लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि यही तो सवाल आपके सामने लेकर आए हैं कि कैसे प्राइवेट अफराद को फौजी अदालतों में भेजा जा रहा है। जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में बहस हुई कि क्यों फौजी अदालतों में मुकदमात मुंतकिल किए जाएँ, तो लतीफ खोसा ने कहा कि जब फॉर्मेशन कमांडर्स और काबीना से मंजूरी हो गई तो 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे। जैसे मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि क्या हुकूमत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इसको चैलेंज नहीं करेगा। जिससे आयशा मलिक ने कहा कि ये दिखा दें कि आर्मी एक्ट में कहाँ है कि किन हालात में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। इस पर लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट में कहीं सिविलियंस के ट्रायल का जिक्र नहीं है। जैसे आयशा मलिक ने मजीद सवाल किया कि आर्मी एक्ट में कहाँ लिखा है कि सज़ा कितनी होगी, तो जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मेरे ख्याल में तो हमारे सिविल कानून में आर्मी एक्ट से ज़्यादा सख्त सज़ाएं हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी तनसीबात पर हमले का जिक्र है, लेकिन ये कोर कमांडर हाउस था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट पर पुराने फैसलों को भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि फौजी अदालतों में अंडर ट्रायल मुकदमे पर बुनियादी हुकूक का इतलाक नहीं होगा। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किस बुनियाद पर दिया था। इस दौरान लतीफ खोसा ने मजीद दलाइल दिए कि इस तरह के ट्रायल से आलमी सतह पर भी मुल्क की बदनामी होती है। यहाँ ये हुआ कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको छोड़ दिया, जिसने नहीं की उसे पकड़ दिया। जैसे आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आपको इतने सवालात अदालत के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका केस सादा है कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि हमारे घरों पर हमले हो रहे हैं, मेरे घर पर हमला हुआ है, सिविलियन के फौजी ट्रायल पर हुक्म इम्तना दे दें वरना ये रातों रात सजाएं देंगे। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सर रिलैक्स करें, हम ऐसे स्टे ऑर्डर्स नहीं देते, हर चीज़ हुक्म इम्तना से दुरुस्त नहीं की जा सकती। मिलिट्री ट्रायल पब्लिक ट्रायल भी नहीं है, मुकदमात का फैसला करने वाले उसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। आज़ाद अदलिया का तस्वुर भी यहाँ आता है। उम्मीद है अभी तक मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुआ होगा। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान की हवालगी से पहले मुतल्लिका अदालत को दायरा इख्तियार देखना चाहिए था। दायरा समात ना हो तो अदालत मुल्जिमान की हवालगी से इनकार कर सकती है। अदालत कह सकती है कि यह जुर्म फौजी अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता। दौरान समाज जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों को माजी में दुरुस्त करार दे चुकी है। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार के केस में 17 में से 11 जजेस इस पर फैसला दे चुके हैं। 11 जजेस के फैसले के खिलाफ हम 7 जजेस कैसे कोई फैसला कर सकते हैं। तो वकील सलमान अकरम राजा ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी तरमीम केस में था। फौजी अदालतों की मुद्दत 2 साल थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। समाअत के आखिर में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुला लिया और उनसे कहा कि चाहे सिविल कोर्ट हो या फौजी अदालत, मुल्जिम को वकील के जरिए दिफा का मौका मिलना चाहिए। यहाँ वकीलों को ही उठाया जा रहा है, वकला को हिरासा किया जाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लतीफ खोसा के घर पर हमला हुआ, अजीज भंडारी को चंद घंटे के लिए गायब कर दिया गया, तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि किसी भी वकील को हिरासा करना गलत है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि दूसरा तबका सहाफ़ी है, सहाफ़ी आज़ाद नहीं है और ये ठीक नहीं है। बताएं कि कितने अफराद को अब तक गिरफ्तार किया गया और उन्हें कहां रखा गया है, खवातीन को कहां रखा जा रहा है, क्या बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि पूरा मुआशरा ट्रॉमा का शिकार है, लोगों की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई, उनकी ज़ातियात में मुदाखलत की गई, ये अवाम की आज़ादी का मामला है। तमाम गिरफ्तार अफराद के दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार पेश किए जाएँ, तमाम फरीक़ैन अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करा दें। इसके बाद चीफ जस्टिस ने केस की मज़ीद समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी और अब से कुछ देर पहले जारी होने वाले आज की समाअत से मुताल्लिक 7 रुकनी बेंच के तहरीरी हुक्मनामे में भी अटॉर्नी जनरल से कहा गया है कि वो 9 मई के वाक़यात के बाद सिविल और मिलिट्री तहवील में मौजूद अफराद की तादाद बताएं, तफसीलात दें कि इनमें कितनी खवातीन और बच्चे हैं। इसके अलावा ये भी बताएं कि कितने वकला और सहाफ़ी सिविल और मिलिट्री हिरासत में है। अहम बात यह भी है कि आप दौरान समाअत जस्टिस याया अफरीदी ने दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ खोसा को मुखातिब करते हुए कहा कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार के केस में 17 में से 11 जजेस इस पर फैसला दे चुके हैं। क्या 11 जजेस के फैसले के खिलाफ हम 7 जजेस कोई फैसला कर सकते हैं? 16 दिसंबर 2014 को
आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद पार्लियामेंट ने 21वीं आईनी तरमीम मंजूर की, जिसके तहत सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की इजाज़त दी गई। मगर फिर इस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मगर अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट के 17 में से 11 जजेस ने तरमीम के हक में फैसला दिया, जबकि 6 जजेस, जिनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा भी शामिल हैं, उन्होंने इख्तलाफी फैसला दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने इख्तलाफी फैसले में लिखा था कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 अगर नाफिज हो जाए तो दहशतगर्दी को रोकने में मदद मिलेगी और दहशतगर्दों की सज़ा को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। 21वीं तरमीम फौज के जरिए शहरियों के ट्रायल की कोशिश में कामयाब नहीं हुई। फौज, जो कि एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा है, फौजदारी मुकदमात नहीं चला सकती क्योंकि अदालती ताकत सिर्फ अदलिया ही इस्तेमाल कर सकती है। बहरहाल ये बहस जारी है कि जब इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कवानीन और अदालतें मौजूद हैं तो फिर मिलिट्री ट्रायल की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। इसके अलावा समात के आगाज़ में जैसे काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दी है कि मुझे जो दरख्वास्त रात गए मौसूल हुई उसमें चेयरमैन PTI की भी दरख्वास्त थी, यानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त सुनने वाले बेंच में जैसे काजी फाइज ईसा को शामिल किया गया। हालांकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का 11 फरवरी 2021 का एक हुक्मनामा मौजूद है, जिसमें कहा गया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को चेयरमैन PTI इमरान खान से मुतालिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए क्योंकि उन्होंने चेयरमैन PTI के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर रखा है। उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से जारी किए गए तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इंसाफ के तकाज़ों और गैर जानिबदारी के पेश नज़र चेयरमैन PTI से मुतालिक मुकदमात ना सुने। अब दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त ना तो इमरान खान ने अदालत से इस्तदा की थी, ना ऐसी कोई बात हुई थी, मगर अदालत ने खुद ही फैसला दे दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कायम उस बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम के अलावा मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल थे और ये दोनों जजेस आज की समात में भी मौजूद थे। यानी पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही जस्टिस काजी फाइज ईसा को चेयरमैन PTI का कोई भी केस सुनने से रोक दिया, मौजूदा चीफ जस्टिस ये हुक्म देने वाले बेंच में शामिल थे और इस फैसले पर तनकीद होती रही और आज खुद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक ऐसे केस की समात में शामिल कर लिया जिसमें चेयरमैन PTI दरख्वास्त गुजार है। हालांकि जस्टिस उमरता बंदियाल ने बतौर चीफ जस्टिस किसी अहम मुकदमे में जैसे काजी फाइज ईसा को अब तक शामिल नहीं किया था। अब कल दोबारा सुबह 9:30 बजे सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक समात रखी गई।